सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पूरे पूरे 2 हफ्ते बाद करंट अफेयर में वापसी हो रही है। और मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर फिलहाल कवर कराऊंगी क्योंकि शुरू करने वाले थे। डेली डेली करके ये डिले होता गया और ये 14 दिन बीत चुके हैं, करंट अफेयर नहीं हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि बीते 14 दिन में जो सेलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, क्योंकि डेली तो मैं 10 कवर कराती थी, तो वैसे तो कचरा चीज तो पढ़ेंगे नहीं हम, है ना। तो जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। और आज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। 30 क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप यदि कहोगे तो मोर देन 100 क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाते हैं। डेली आप लोगों को मैं करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊंगी और ये मेरे इस पर्सनल चैनल पर ये मेरा पहला करंट अफेयर वीडियो है। तो एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं, है ना। महत्वपूर्ण सुर्खियां देखो इसमें ना, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, हर तरह के क्वेश्चंस शामिल हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं पहला, कि कौन सा देश पाम ऑयल संकट का सामना कर रहा है। तो पाम ऑयल संकट से गुजर कौन रहा है इस समय? इंडोनेशिया गुजर रहा है। अब ये इंडोनेशिया वाला मुद्दा है क्या, भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, थोड़ा डिटेल में यदि हम जाएं तो देखिए, पाम ऑयल ये आप लोग सोचते होंगे कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। बेसिकली आप लोगों ने किचन में सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल मोस्टली यूज किया होगा। दिमाग में आ रहा होगा इस पाम ऑयल का इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं। तो देखिए, जो भी कॉस्मेटिक्स चीज होती हैं, कॉस्मेटिक्स के अलावा भी यदि आप अनुमान लगाएं तो जो सोप आप इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है, बेकरीज में इनका इस्तेमाल किया जाता है, और भी काफी सारी जगह इस पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एकदम इसकी जड़ से यदि मैं बताऊं तो देखो, अभी हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की कि यहाँ पाम तेल का संकट आ गया है। तो भारत पर क्या असर पड़ेगा भाई पाम तेल का? देखो मैं यहाँ से समझाती हूँ आप लोगों को। ये आपका इंडोनेशिया है। जो अपना देश भारत है ना, ये मेन रूप से पाम ऑयल का इंपोर्ट करता है, यानी कि मंगवाता है अन्य कंट्री से। दूसरे नंबर पर सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी तेल इसका आयात करता है। तो चलो हमारे पास ये है ना कि एक तेल नहीं आ रहा है तो दूसरे तेल का ऑप्शन रहे कि चलो पाम ऑयल का संकट गहराया है कहाँ, इंडोनेशिया में, तो हम क्या मंगा सके, सनफ्लावर मंगवा सके। लेकिन ये सनफ्लावर भी इस समय आ नहीं सकता। रीजन क्या है? देखो, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि पाम ऑयल है सबसे ज्यादा होता है मलेशिया और इंडोनेशिया में। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है मलेशिया और नीचे इंडोनेशिया, यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है, पाम ऑयल होता है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बच रहा है? सनफ्लावर, सूरजमुखी का। सूरजमुखी का तेल है, मतलब सबसे ज्यादा भारत जो आयात करता है ये यूक्रेन और रशिया वाले क्षेत्र से करता है ना। तो अभी वहां आप जानते ही हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चर्चे में है, जिस हिसाब से वहां की स्थिति बनी हुई है, तो वैसे में वहां से सनफ्लावर आ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में क्या करेगा इंडिया? पाम ऑयल भी मंगवाएगा, है ना। तो पाम ऑयल कहाँ से आना था? इंडोनेशिया में। लेकिन इंडोनेशिया सरकार क्या कर रही है कि अच्छा, इसे थोड़ा सा बेसिक आप रिलेट करके चलो। यदि आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि तेल की कीमत है ये बढ़ने वाली। कैसे तेल की कीमत बढ़ने वाली है? जो हम पेट्रोल डीजल कार्य में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं, वो तेल बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज है, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसने क्या कह दिया है कि भाई लॉकडाउन में गाड़ियां चली नहीं, 2020 में लॉकडाउन के कारण सभी की गाड़ियां बंद थी, अलाउ था नहीं, है ना, लॉकडाउन था। तो ऐसे में इन कंट्रीज से तेल निकल नहीं पाया, तो ऐसे में इसे घाटा हुआ। जब लॉकडाउन खुला तो इसने क्या कह दिया, हम तेल की कीमतें बढ़ाएंगे, है ना। तो ये पेट्रोल डीजल का की कीमत बढ़ाने वाला था। लेकिन मलेशिया, सॉरी, जो इंडोनेशिया है, इसने क्या कह दिया कि हम अपने व्हीकल में 30% क्या इस्तेमाल करेंगे, पाम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। सेम उसी तरह आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी कि 90%, मान लो 80% अभी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हो तो इसमें 20% क्या एथेनॉल इस्तेमाल किया जाए। एथेनॉल आपका गन्ने से भी निकल सकता है, कृषि के अपशिष्ट से भी निकल सकता है, इन सारी चीजों से निकल सकता है। तो इससे क्या होगा कि विदेशों से हम जो 100% तेल मंगाते हैं, तो ये निर्भरता जो 80% बस होगी, क्योंकि 20% तो हमने अपने देश से ही, मतलब कि एथेनॉल ब्लेंडिंग करके इस्तेमाल कर ली। तो सेम उसी तरह से जो इंडोनेशिया, इसका कहना है कि भाई हम विदेशों को भेजते हैं पाम ऑयल, और वैसे व्हीकल वाला जो आपका ये है
ऑयल है इसकी कीमतें बढ़ने वाली है, तो इससे अच्छा हम क्या करें कि हमारे देश में जब भर भर के इसका उत्पादन होता है तो इसका इस्तेमाल हम व्हीकल में क्यों ना करें, है ना। तो और इसके अलावा इसने जो एक्सपोर्ट टैक्स होता है, मतलब कि भेजने के लिए अपने देश से जो पाम ऑयल भेजता है, इसे भेजने के लिए जो टैक्स लगाता है, ये भी टैक्स इसने मतलब ये बढ़ा दिया है। तो ऐसे में क्या होगा, कीमतें तो बढ़ेंगी ही। सनफ्लावर का ऑप्शन है नहीं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वाले क्षेत्र में युद्ध की स्थिति बनी हुई है बीते 50 दिनों से। तो पाम ऑयल पूरी तरह से, इसका कहने का मतलब है, ऐसा नहीं कि उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, लेकिन ये अपनी स्ट्रैटेजी अपना रहा है कि अपने ही देश में पहले इसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है। तो इंडोनेशिया के कारण ये चर्चे में आया है कि ये किससे, पाम ऑयल संकट का ये जो सामना है ये कर रहा है। ठीक है, इतना रिलेट कर लिया आप लोगों ने, थोड़ा सा आप जानोगे इंडोनेशिया के बारे में। अब जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि भारत की निर्भरता है, कितना मात्रा में भारत इससे मंगाता था, ये चीजें आप लोगों को डिटेल फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है। अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक तेल आयातक भारत है। 8 से 9 मिलियन टन पाम ऑयल का इंपोर्ट करता है भारत। इंडोनेशिया इसका शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश है ना। लेकिन ये करंट का सवाल है, हालांकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो मलेशिया है 2021-22 में शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश बना था इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए। तो इस संकट का भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि संकट जब तक खत्म नहीं होगा, देश इंडोनेशिया से बड़ी मात्रा में तेल का जो आयात है ये कर नहीं पाएगा। ठीक है। अच्छा, इंडोनेशिया का मैप यहाँ ऐड नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। ये ऐड है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। करेंसी इंडोनेशियाई रुपी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये अपनी नई राजधानी बनाने जा रहा है नुसंतरा के नाम से। ठीक है, इसे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हो। बस इतना ही डिस्कस करेंगे, 30 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वीडियो खींचेंगे नहीं तो आप कहेंगे एक ही क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बूचा नरसंहार चर्चे में था। देखो, ये यूक्रेन वाले क्षेत्र से रिलेटेड है। यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, 46 किलोमीटर दूरी पर कीव से बूचा शहर, कीव जो कैपिटल यूक्रेन की, इससे लगभग 46 किलोमीटर तक ये दूर है। 40 दिन तक रूस का कब्जा था। 400 से अधिक शव ये बूचा में एक साथ मिले हैं। मतलब कि ऐसी ऐसी अवस्था में लाशें पाई गई है, मतलब कि रोंगटे खड़े कर देने वाली ये जो सिचुएशन है यहाँ देखने को मिली है। हर न्यूज चैनल ने इसे कवर किया है। मना पूरा पूरा तो आरोप ये लगाया गया है कि भाई रशिया ने ही करा है। अब आप ही लोग बताओ, पूरा जो वॉर चल रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये यूक्रेन और रशिया के बीच में ही है, तो इसमें दो ही देशों का तो कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो अब ऐसा तो नहीं कि यूक्रेन अपने ही देशों के नागरिकों पर ऐसा नरसंहार कराएगा। तो पूरा पूरा इस पर आरोप लगा है, किस पर, रशिया पर, कि रशिया ने कराया है। हालांकि रशिया इस बात को डिनाई कर रहा है। यूक्रेन से रिलेटेड ये मुद्दा है। इंडिया से यदि आप देखेंगे ना, तो ये पड़ता है यूक्रेन आपका, है ना, ये वाला क्षेत्र। यूक्रेन की कैपिटल कीव है। ये जो है ना आपका, ये अजोव सी है, अजूब सी। पूरा मुद्दा क्या है, अब देखो, कोई कभी स्कूल नहीं भी गया होगा ना, मतलब जो बुजुर्ग भी होंगे, घर के बच्चे भी होंगे, उन्हें भी मालूम होगा कि अभी दुनिया में जो मुद्दा चर्चे में है ये है यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है ना। तो इससे बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लगभग 50 दिन होने जा रहे हैं, किसी भी तरह का शांति वार्ता करने का स्थिति तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। आए दिन हम कोई नई न्यूज यहाँ देखने को पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यूएसएसआर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। यूएसएसआर 1991 में टूटा था, तब ये 15 कंट्रीज में टूट गया था, क्योंकि यूक्रेन पहले यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था। तो पहले सोवियत संघ आप पढ़ते थे ना, तो इन इसके बाद जब 15 देश टूटे, तो उसमें यूक्रेन जैसे शहर भी इसमें शामिल थे, है ना। तो अभी क्या है कि जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये चाह रहा है कि यूक्रेन इसमें शामिल हो जाए। किसमें? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है ना। तो इस संगठन में शामिल होने के बाद क्या होगा कि यूक्रेन पर यदि कोई हमला होगा, तो नाटो के जितने सदस्य हैं ये हमला खुद पर मानेंगे और उस कंट्री के ऊपर चढ़ाई कर देंगे जो यूक्रेन पर हमला करेगी, है ना। समझ रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन, और पूरी तरह से यदि हम कहें, पूरी कहानी नाटो के इर्द गिर्द ही नाच रही है ना। तो ये पूरा मुद्दा है। अगला प्रश्न है, हाँ ये मैं बता दूं, अभी यूक्रेन शामिल नहीं हुआ है नाटो में, और भारत नाटो का सदस्य नहीं है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सेपा, एक आप लोगों ने सी पैक पढ़ा था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो थोड़ा सा यहाँ आप अपोजिट पढ़िए, ये है सेपा। सेपा इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? सेपा की फुल फॉर्म, सेपा हालांकि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट।
ये जो अग्रीमेंट है भारत यूएई के बीच में है, तो एक तरह का ट्रेड अग्रीमेंट है यूएई और इंडिया के बीच में, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। एक तरह का वर्चुअल शिखर सम्मेलन है जो कि फरवरी 2022 में हस्ताक्षर हो गए थे दोनों देशों के बीच में व्यापार को इनकरेज करने के लिए। ये समझौता है सेपा, जो कि भारत और यूएई के बीच में भी संपन्न हुआ है। यूएई की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो उसकी कैपिटल हो जाएगी अबू धाबी, करेंसी हो जाएगी यूएई दिरहम। यहाँ दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार है ना जो ये यूएई ही बनी है। साथ ही 4.5 दिन का वर्किंग डे, यानी कि हफ्ते में 4.5 दिन ही काम करना पड़ेगा, ऐसा पहला देश बनने जा रहा है यूएई ही। अब बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन को मैं नहीं खींचूंगी, 30 क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो सकता है, पहले भी मैं आप लोगों को बता दी हूँ, तो एक ही दो फैक्ट लेते हुए चलेंगे, है ना। अब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसकी अवधि अरुणाचल प्रदेश में कितने महीने के लिए बढ़ाई गई, तो मैंने पहले भी बताया अप्सपा की अवधि अधिकतम 6 महीने के लिए बढ़ा दी जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मोस्टली ये लगाया जाता है। अप्सपा के बारे में जितनी डिटेल है आप लोगों को यहाँ लिखित रूप से, हालांकि पीपीटी में पूरा डिटेल के साथ मैं प्रोवाइड कराऊंगी। तो अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले हैं, तिरप, चांगलांग, डोंगडिंग। ये तो याद नहीं रखना है, लेकिन बता रही हूँ कि गृह मंत्रालय के द्वारा ये जो अप्सपा की अवधि है ये 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब अप्सपा क्या होता है, तो देखो यहाँ सशस्त्र बलों को स्पेशल पावर दे दिया जाता है कि किसी के भी घर में घुस करके बिना वारंट के आप चेक कर सकते हैं कि किसी तरह की आतंकी गतिविधि तो नहीं हो रही है, देश विरोधी गतिविधि तो नहीं हो रही है। और यदि इन नियमों को उल्लंघन किया जाता है तो जो सशस्त्र बल है उन्हें इतनी भी पावर दी जाती है कि आप किसी पर भी गोली चला सकते हैं। सबसे पहले अप्सपा मणिपुर में लगाया गया था ना। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। ईटानगर यहाँ की राजधानी हो जाएगी। पेमा खांडू ये हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, सीधे सीधे यदि मैं कहूं तो भारत का पहला स्टील सड़क कहाँ बनाया गया है, तो देखो सूरत। सूरत जो कि गुजरात में स्थित एक शहर है, यहाँ भारत का पहला स्टील सड़क बनाया गया है। मतलब कि भारत का पहला ऐसा भारतीय शहर बन गया है जिसने कि स्टील स्लैग से सड़क बनाया है। ये CRRICSIR। चलो ये याद नहीं रखना कि किसके द्वारा बनाया गया है। सड़क का निर्माण 1 साल पहले शुरू हुआ था। स्टील कचरे के टीले को स्टील स्लैग में परिवर्तित करके बनाया गया। 6 लेन है, दोनों ओर 3 लेन है। देखो आप समझोगे तो प्लास्टिक कचरे से भारत की पहली सड़क ये नोएडा में बनी थी, इस बात को शायद 1.5 से 2 साल होने जा रहा है। वैसे ही आप रिलेट कर लो कि पहली सड़क स्टील की बनी है सूरत में। सूरत जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत की लोकेशन कहाँ है, ये है देखिए, ये है सूरत, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है ना। इसी सूरत में यदि आप रिलेट करोगे तो जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही ना अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, तो इसका पहला स्टेशन भी सूरत में ही बना हुआ है। अहमदाबाद की यदि हम बात करें तो ये साबरमती नदी के किनारे बसी हुई है। इसी अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोदी स्टेडियम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। महिसागर में भारत का पहला डायनासोर पार्क है। ये सभी कहाँ है, गुजरात में है भाई। लोथल में भारत का पहला मैरी टाइम म्यूजियम, यानी कि भारत का पहला समुद्री संग्रहालय पूछा जाए तो ये इसी लोथल में स्थापित किया गया है। किस शहर ने कोरोना का जो नया वेरिएंट है एक्सी के पहले मामले की सूचना दी है, तो देखिए कोरोना का जो एक्सी वेरिएंट है नया, ये देखा गया मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो एक थोड़ा सा मैंने यहाँ इस इमेज को भी ऐड किया। भाई 2 साल से हम क्या ही देख रहे हैं, वेरिएंट ही तो देख रहे हैं। घूम घूम करके किसी न किसी फॉर्म में बदल बदल करके हमारे सामने आ रहा है। 2020 से बस यही फेस कर रहे हैं, ऐसे कैसे। तो ऐसे में क्या है कि अब जैसे तैसे कोरोना से निकल रहे थे, अब नया नया ओमिक्रॉन पढ़े, ओमिक्रॉन से भी अब नया पढ़ लीजिए एक्सी। तो ओमिक्रॉन का जो BA1 और BA2 इसी का मिला जुला एडिशन है ये। एक्सी के बारे में सबसे पहले ब्रिटेन में पता चला था, लेकिन इसका जो पहला मामला है ये भी हाल ही में कहाँ देखने को मिला है, तो ये मुंबई में देखने को मिला है। ठीक है, मुंबई ये है महाराष्ट्र की कैपिटल। यहाँ भारत का पहला फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। बास्केटबॉल कोर्ट दिल्ली में। आप लोगों को याद होगा ना एक समय वो कलर वाले फंगस इन्फेक्शन आ रहे थे, ग्रीन फंगस, व्हाइट फंगस। तो देखो व्हाइट फंगस से आंतों में छेद होने का पहला मामला ना ये दिल्ली में देखने को मिला था, जबकि ग्रीन फंगस
ग्रीन फंगस का पहला मामला कहाँ देखने को मिला था? तो ये इंदौर में देखने को मिला था। बैंगलोर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार लॉन्च की। ड्राइवरलेस मेट्रो कार, जबकि पूछा जाए कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ से लॉन्च की गई, तो ये दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, शीर्ष उत्पादक राज्य किसका? सब्जी का। तो भारत में सब्जी का शीर्ष उत्पादक राज्य ये कौन बन गया है? ये बन गया उत्तर प्रदेश। पिछले वर्ष मैंने जब आप लोग करंट अफेयर पढ़ाया तब बताया था कि फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल, लेकिन अब रैंकिंग चेंज हो गई है। उत्तर प्रदेश है जो सब्जी उत्पादन में टॉप पर आ गया है। 2020 से 2 साल बाद यानी कि 2021-22 का ये जो सर्वे है, इसमें 10 लाख टन का अंतर है। देखो किसमें किसमें। अच्छा ठीक है। इस अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ते हुए जो उत्तर प्रदेश है ये टॉप पर रहा है। कितने? अब ये आंकड़ा तो मुझे नहीं लगता याद रखना है, स्पेशली जो यूपी से देख रहे हैं वीडियो, ये आंकड़ा आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा भाई 30 क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं और इसमें कुछ कचरा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना याद रख लो आप लोग कि सब्जी के उत्पादन में कौन टॉप पर है। तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। आंध्र प्रदेश अभी भी फलों के उत्पादन में टॉप पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती है, 80। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ हो जाएगी 31। और दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहाँ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में जो उत्तर प्रदेश है ये टॉप पर रहा है। ई व्हीकल का सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो मैंने पहले भी बताया था कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हो रहा है ना? जबकि पुरुषों का जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप है ये होना है 2023 में। इसे इंडिया होस्ट करेगा अगले साल। तो यहाँ इसमें जो विजेता रही है ये रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, है ना? ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। इसमें एलिसा हेली, ये विश्व कप फाइनल में किसी भी क्रिकेटर यानी कि पुरुष और महिला द्वारा बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। इन्होंने 170 रन बनाए हैं विश्व कप में, ठीक है। और ये 509 रन के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी है। तो यहाँ से याद रखो एलिसा हेली किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये रही है। 12वां एडिशन रहा है, न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया है, ठीक है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में हो जाएगा और इसके जो अध्यक्ष है ये हो जाएंगे ग्रेग बार्कले, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना है? तो हाल ही में जो टॉम ऑफ सैंड है, टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत का टिब्बा आप कह सकते हैं, है ना? इसके लिए इसे चुना गया है। टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई ये किताब है। हालांकि 5 पुस्तकों का चयन किया गया है इस अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए, जिसमें कि एक इनकी भी है, गीतांजलि की है। गीतांजलि श्री लेखिका है, इनकी किताब है टॉम ऑफ सेंट। हिंदी में थी ये रेत का टिब्बा, इसी का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है टॉम ऑफ सेंड के नाम से डेजी रॉकवेल के द्वारा। इसमें यदि विजेता बनता है कोई भी तो उसमें 50,000 पाउंड नगद के साथ सम्मान के रूप में इसे प्रदान किया जाता है। गीतांजलि तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज जो मिला था साहित्य में ये इसी से रिलेटेड मिला था, है ना? लाल सलाम तो स्मृति ईरानी जी का भी हाल ही में जो पहला उपन्यास लॉन्च हुआ इसका नाम लाल सलाम हो जाएगा। प्रतिष्ठित आईएनएस प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हाल ही में जो आईएनएस वल्सूरा है इसे प्रदान किया गया प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है देश के लिए असाधारण सेवाओं में एक सैन्य इकाई, एक सैन्य यूनिट को दिया जाने वाला ये सम्मान है। और 3 रक्षक बलों में से भारतीय नौसेना है 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित होने वाली पहली सशस्त्र सेना थी भारतीय नौसेना, ठीक है। आईएनएस वागीर देखो प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल होनी है। कलवरी, करंज, खंडेरी शामिल है। आईएनएस वेला शामिल हुई है चौथी। आईएनएस वागीर 5वीं जिसका ट्रायल हुआ। पहला आप कह सकते हैं न्यूक्लियर ट्रैकिंग जो आपका जहाज है ये आईएनएस ध्रुव हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में लगे आपातकाल को हटाया है? तो आप जानते हैं श्रीलंका इस समय खाद्य आपातकाल से गुजर रहा है। रीजन क्या है कि विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ का समाप्त हो गया है। ऐसे में इसे दूसरे देशों से सामान मंगवाने के लिए जो विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए, ऐसे में है नहीं। 2-3 महीने से आपातकाल इसने लगा रखा था, फिलहाल पिछले ही हफ्ते इसे हटा दिया गया है। ठीक है। अब विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत क्यों पड़ती है? बस अब मेरे स्टूडेंट हूं तो मुझे लगता है कि आपको इतना बेसिक तो मालूम ही होगा कि हम कुछ चीजें, सब चीज तो एक देश में उत्पादित होता नहीं है। अन्य चीजें हमें अन्य देशों से मंगानी पड़ती है ना। जैसे भारत तेल मंगाता है अन्य देशों से, तो भारत जब अन्य देशों से तेल मंगाएगा तो बदले में रुपए में तो पेमेंट नहीं करेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी करेंसी में पेमेंट करना होगा, जिसमें मोस्टली तो डॉलर ही इस्तेमाल होता है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यदि मजबूत नहीं होगा तो ये अन्य कंट्री से सामान मंगवा कैसे सकता है? इसलिए कहते हैं कि हर कंट्री को अपनी मजबूती रखनी चाहिए कि ऐसे आपातकालीन सिचुएशन ना बनने पाए। वैसे आप जानते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, मतलब अच्छे खासी पोजीशन पर है। यहाँ हम बात करें श्रीलंका की, इसकी कैपिटल हो जाएगी कोलंबो, जो कि कॉमर्शियल कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल इसकी जयवर्धनेपुरम कोट्टे हो जाएगी। श्रीलंकाई रुपी इसकी करेंसी हो जाएगी। गोटबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, जबकि महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। और दोनों ही भाई भाई है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है इसका नाम मन्नार स्ट्रेट है। देखिए, जब मैं आप लोगों को डेली 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कराती थी ना, तो पूरा एक कंट्री से रिलेटेड ए टू जेड फैक्ट बताती थी। अभी 30 क्वेश्चन कवर करा रही हूँ तो एक ही दो फैक्ट लेते हुए चलेंगे हम, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने अभी हाल ही में किस देश को निलंबित किया है? तो सीधा सीधा जवाब बनता है रशिया। रीजन क्या है? वही यूक्रेन में के साथ ये जो बर्ताव कर रहा है, इसे देखते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है, इसने इसे बर्खास्त कर दिया है। हालांकि भारत ने इसमें वोटिंग नहीं डाली थी। अभी क्या है कि यूनाइटेड नेशन मतलब जो मानवाधिकार परिषद है, इसने आखिरी बार 2011 में लीबिया को इससे बाहर किया था, है ना। अभी किसे? तो इसने रशिया को बाहर कर दिया है। किसने? मानवाधिकार संस्था ने। अच्छा, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखोगे। रशिया का मैप यहाँ ऐड नहीं कर पाई हूँ। रशिया की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को। करेंसी हो जाएगी रूबल। यहाँ की संसद का नाम हो जाएगा ड्यूमा। कुछ डील है भारत और रशिया के बीच, जैसे कि S-400 AK-203 असॉल्ट राइफल, जो कि भारत में जो इंडियन आर्मी है इसके इंसास राइफल का स्थान ले रही। इंसास यानी कि इंडियन इंडियन स्मॉल आर्म्ड सिस्टम का। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने, जो पूजा पाठ होते हैं, जो भी अनुष्ठान होते हैं, इसे लाइव देखने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका नाम है टेम्पल 360। यानी कि वर्चुअल तरीके से जो फेमस धार्मिक स्थल है इनकी, आप कह सकते हैं इनके पूजा पाठ और अनुष्ठानों को देख सकेगा। और इस पोर्टल के माध्यम से देश के जो विभिन्न मंदिर हैं, लाइव कैमरा फीड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पोर्टल का नामकरण संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखा के द्वारा किया गया है। तीर्थ स्थानों की ऑनलाइन दर्शन किए जा सकेंगे, अब ये पॉसिबल है। भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, तो देखो जो हाल ही में गौतम अडानी है ना, अडानी ग्रुप के चेयरमैन, ये बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। और दुनिया के, इसी के साथ दुनिया के 10वें अमीर व्यक्ति भी बने हैं। अब दुनिया में टॉप पर कौन है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। जो गौतम अडानी, इन्हें मुंबई एयरपोर्ट का भी चार्ज दे दिया गया था, आप लोगों को मालूम होगा। और जो जयपुर एयरपोर्ट है, इसका भी चार्ज यही संभाल रही थी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए जो डीए है, डीए यानी कि महंगाई भत्ता, ये कितने प्रतिशत बढ़ाया है? तो ये 3% बढ़ा है। पहले 31% मिलता था, 3% बढ़ा करके अब जो महंगाई भत्ता है ये 34% का मिलेगा। 1 जनवरी 2022 से ये लागू हो ही चुका है ना। तो इसका जो बढ़ोतरी यदि हम कहें तो लगभग 47 लाख से कर्मचारी और लगभग 68 लाख पेंशन भोगियों को होगा। मतलब एक्स्ट्रा जो लोड है सरकार पर ही पड़ने वाला है। बस महंगाई भत्ता 3% बढ़ गया। आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में जो रविचंद्रन अश्विन है, ये बन गया है आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट। अब ये रिटायर्ड आउट क्या है? तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट तब माना जाता है कि जब वे अंपायर या जो भी अपोजिट टीम है उसके कैप्टन को बिना बताए, बिना उनके रजामंदी के पवेलियन लौट जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रिटायर्ड आउट। तो इसी रिटायर्ड आउट का सामना करने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। ठीक है।
भारत की तरफ से टी20 में 1000 चौके लगाने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में शिखर धवन, गब्बर, ये बन गए टी20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले गेंदबाज। पंजाब टीम के ओपनर हैं और गुजरात टीम के खिलाफ इन्होंने ये कारनामा अपने नाम कर लिया है। और हालांकि वर्ल्ड क्रिकेट की बात की जाए ना तो टी20 क्रिकेट में 1000 चौके हासिल करने वाले ये पांचवें खिलाड़ी हैं। इनसे पहले क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स, डेविड वार्नर, एरॉन फिंच का नाम आता है। हालांकि इनसे रिलेटेड एक करंट का क्वेश्चन आप याद रखेंगे, चेन्नई सुपर किंग की कैप्टनसी अभी यही संभाल रहे हैं। स्पोर्ट्स का एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है कि किस ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो पीटर नेविल, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, इन्होंने 13 साल तक क्रिकेट खेला और इसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया है। सिर्फ इतना याद रखो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। मोइन अली इंग्लैंड से, इन्होंने भी संन्यास लिया है। एबी डिविलियर साउथ अफ्रीका से हैं, इन्होंने भी संन्यास लिया है। लसिथ मलिंगा ने भी सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर ही दिया है और ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, भाई कौन नहीं जानता, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? शहबाज शरीफ। इनके जो भाई थे, आपको मालूम ही होगा, जिन पर केस चल रहा था भाई। हाँ, तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये इमरान खान का स्थान ले रहे हैं। पाकिस्तान की कैपिटल हो जाएगी इस्लामाबाद। नवाज शरीफ के भाई हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपी हो जाएगी। रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत पाकिस्तान को विभाजित करती है। सिंधु नदी विवाद दोनों ही कंट्रीज के बीच में। अभी हाल ही में हिंदू मंदिरों के लिए एक तरह की, मतलब हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए एक तरह की समिति है जो ये पाकिस्तान में गठित की गई थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में तीसरी वर्ष इसे बरकरार रखा गया है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हाल ही में देखिए मनोज सैनी है जो, ये बन गए यूपीएससी के नए अध्यक्ष। ये प्रदीप जोशी का स्थान ले रहे हैं। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। तो ये प्रदीप जोशी का स्थान ले रहे हैं। अलका उपाध्याय ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है, जबकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच हो जाएंगी। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो एम्बर ब्रैकन है, एम्बर ब्रैकन जो कि कनाडा के फोटोग्राफर है, इन तमाम फोटोग्राफी के लिए इन्हें फोटो प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाकी के ऑप्शन आप रिलेट करोगे तो प्रेस फ्रीडम अवार्ड दानिश सिद्दीकी ने जीता था। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, सॉरी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर दानिश सिद्दीकी, जो कि अफगानिस्तान में मतलब तालिबानियों के निशाने पर आ गए थे, उनकी मौत हो गई थी न्यूज कवर करने के दौरान। साहित्य के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है, सॉरी साहित्य नहीं, ये होगा पीस, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ये 2021 वाला दमेत्री मुराटोव और मारिया रेसा ने जीता था। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत किसने की है? तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, इसने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत कर दी है, जिसमें कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना, और 3% की सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जानी है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल। भोपाल जिसे सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। इसकी लोकेशन आप कुछ यहाँ पास देख सकते हैं। ये है भोपाल। भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। 29 है लोकसभा सीटें, 11 है राज्यसभा सीटें। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यहीं पर है। बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, माधव, सतपुड़ा, वन विहार, है ना, ये सभी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में जो राज्य नंबर 1 रहा है, ये मध्य प्रदेश ही रहा है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में 3 जगहों के नाम बदले गए। शिवपुरी का नाम कुंडलेश्वर, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम और ववई का नाम माखन नगर किया गया था। ठीक है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल किस राज्य में मनाया गया? ये फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में। ये प्रकृति महोत्सव है किसका? आदिवासियों का। ठीक है। झारखंड में स्थानीय जो सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला ये त्योहार है। झारखंड की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी रांची। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ से आप रिलेट कर लो, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है।
कुछ अन्य फेस्टिवल यदि आप रिलेट करोगे ना, तो चाप चार कुट फेस्टिवल ये मिजोरम में मनाया जाता है। त्रिपुरा में अ, लाई हरोबा हमने त्रिपुरा से पढ़ा था क्या? अच्छा, एक हॉर्नबिल फेस्टिवल हम लोगों ने नागालैंड वाले क्षेत्र में पढ़ा था, है ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जितने फेस्टिवल आप लोगों को मैंने पढ़ाए थे, हालांकि काफी दिन हो गया है, रिवीजन नहीं हो पाया है। लाई हरोबा कहाँ? त्रिपुरा में। मिजोरम में चाप चार कुट फेस्टिवल। मेघालय में, मेघालय की कैपिटल शिलोंग में इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। मणिपुर की यदि मैं बात करूं तो संघाई फेस्टिवल, सिरोई लिली फेस्टिवल। फिर लद्दाख में आप लोगों ने पढ़ा ही है भाई, लद्दाख वाला लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है तिब्बतियों के द्वारा नए साल के उसमें, है ना। जम्मू कश्मीर में भी हाल ही में कंचोत फेस्टिवल मनाया गया है। कौन सा? कंचोत फेस्टिवल। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो देखो, इसने अभी हाल ही में कौन सी 7वीं वर्षगांठ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी जो शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में की गई थी, उस हिसाब से यदि देखा जाए तो 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस योजना, मतलब कि इस योजना के तहत लगभग लगभग 35 करोड़ से ज्यादा ऋण खाते खोले जा चुके हैं। तो इस योजना का उद्देश्य है आय सृजन गतिविधियों का निर्माण करने के लिए जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और जो छोटे छोटे वित्तीय संस्थानें हैं, इन्हें 10 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रोवाइड कराना। फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए अरबपतियों की लिस्ट में मैंने क्या बताया कि गौतम अडानी दुनिया में टॉप 10 में शामिल है, एशिया के सबसे अमीर हैं। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी हाल ही में कौन बन गया? एलन मस्क, ये टेस्ला के मालिक है, और इनकी जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, ये भी आप लोग पढ़ते ही हैं, है ना। तो पहले स्थान पर कौन है? एलन मस्क। जेफ बेजोस है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नाल्ड, ठीक है। अच्छा, इनकी एक स्टार लिंक परियोजना भी आप याद रखेंगे, स्टार लिंक परियोजना इन्हीं की है। 31वां सरस्वती सम्मान ये जीता है रामदरश मिश्रा ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये जो अवार्ड है, ये हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। शरद पगारे इन्हीं पिछले वर्ष अभी व्यास सम्मान मिला था ना, 2020-21 वाला ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। तो 56वां और 57वां किसने जीता? नीलमणि फुकन और दामोदर माउजो ने। थल सेना के प्रमुख कौन बने? देखिए, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, इंडियन एयर फोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो भारतीय थल सेना के जो प्रमुख है ये बन गए हैं मनोज पांडे, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। 1 अप्रैल 1895 में थल सेना की स्थापना हुई नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर 15 जनवरी मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। नरवणे तो पहले थे। सोमनाथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पहले, ये अभी नए अध्यक्ष बने हैं। चौहरी की यदि हम बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये इंडियन एयरफोर्स है जो, है ना, इंडियन एयरफोर्स, इसके ये चीफ है। इंडियन नेवी के कौन है? तो ये आर हरि कुमार है ना। भूल तो नहीं गए? काफी दिनों से आप लोगों का रिवीजन भी नहीं हुआ है इसमें। कोई नहीं, अब ऐड हो गए हैं तो डेली डेली चीजें इसमें हम डिस्कस कर लिया करेंगे। वी आर जौहरी नहीं, ये विवेक राम चौधरी होगा, इंडियन एयरफोर्स के, है ना। नेवी के आर हरि कुमार हो जाएंगे। विदेश सचिव कौन बने? देखो, विदेश मंत्री एस जयशंकर है, सभी जानते हो। नए विदेश सचिव जो अभी हाल ही में बन गए, ये बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा, हर्षवर्धन श्रृंगला का ये स्थान ले रहे हैं। कुछ अन्य सचिवों को यदि आप रिलेट करोगे तो अजय भल्ला है ना, ये अजय भल्ला आपके हो जाएंगे, ये कौन? हमारे गृह सचिव। अजय कुमार यदि लिखा है तो ये हमारे हो जाएंगे रक्षा सचिव। अच्छा, एक सवाल आप लोगों के लिए है, हमारे नए वित्त सचिव कौन बने हैं? या आर्थिक, सॉरी, वित्त सचिव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि मैं बात करूं तो हमारे जो नए आर्थिक सलाहकार हैं, इनका नाम आप याद रखिए, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन।
हाल ही के दिनों में नियुक्ति हुई है, नाम याद रखेंगे, है ना। नए विदेश सचिव बने हैं। विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना है ना जो, ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम मनाते हैं। इस बार की थीम थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी कि अवर प्लानिट अवर हेल्थ। डब्ल्यूएचओ की थीम बात करें तो देखो, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, टेड्रोस अदानोम इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला इम्पोर्टेंट डे भी है होम्योपैथी डे, तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी डे। इस बार की थीम थी होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। होम्योपैथी के जो जनक माने जाते हैं जर्मन चिकित्सक थे जो डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल हैनीमैन, इन्हीं की जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को ये मनाया गया है। तो देखो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं, और मैं आज आप लोगों से सवाल तो कुछ पूछूंगी नहीं। आज जो मैंने पढ़ा है इससे सेलेक्ट करके कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख दूंगी। आप लोगों से मैं ये जानना चाहूंगी कि देखो, प्लेटफॉर्म पर शुरुआत तो की है, लेकिन हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो सपोर्ट आप लोगों को बहुत जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं, एक स्टूडेंट केवल एक शेयर भी कर दे तो बहुत बड़ी आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। और डेली डेली कंटिन्यू करेंगे हम, आपके लाइक और शेयर करने से देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कि मैं मोटिवेट होंगी तो आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करते रहूंगी। अब सवाल ये है कि इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ के लिए मैं कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल देती हूँ, वहां आप जुड़ जाइए। जो 30 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं वो क्विज में सॉल्व भी करवा दूंगी, पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी। जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वहां मैं शेयर भी कर दिया करूंगी। और अपने फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। डेली करंट अफेयर हम फिलहाल यही डिस्कस करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो यही कंटिन्यू करेंगे, फिर और कहीं क्यों ही जाना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।